वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा हो गया है। 1 लाख से 5 लाख तनख्वाह कर दी गई है। यहाँ आवाम महंगाई का शिकार है और IMF भी कह रही है कि अपने हुकूमत अपने अखराजात कम करे, उसी बात पे जोर दे रही है। उन्होंने दोनों ही तजावीज़ रखी थी कि या तो हुकूमत अपने अखराजात कम करे या फिर सप्लीमेंट्री बजट लाए और टैक्सेस लाए, आवाम से हमें पैसा इकट्ठा करके दे। लेकिन हुकूमत है वो टस से मस नहीं है, वो अपने अखराजात दिन ब दिन बढ़ाते जा रही है और आवाम के ऊपर टैक्सेस के बोझ जो है वो दिन ब दिन जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं, दिन ब दिन लेवीज़ बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से गैस, बिजली और दीगर पेट्रोलियम प्राइसेस की जो वो है वो प्राइसेस बढ़ रही हैं और आवाम दिन ब दिन परेशानी का शिकार होते जा रहे हैं। इस हवाले से बातचीत का सिलसिला दोबारा जारी करते हैं। औरंगजेब बरकी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। बरकी साहब, ये अरकान असम्बली जो कहा जाता है कि अशराफियाँ हैं पाकिस्तान के, और आप देख लें कि पाकिस्तान की तारीख में हमेशा कोई इक्का दुक्का कहीं से अवाम से कोई नुमाइंदा आ जाए तो आ जाए, वरना एक मखसूस पूरे ख़ानदान है, आप इससे में यकीनन मुतफिक होंगे, वो आते हैं। उनको क्या ज़रूरत है कि 1 लाख से 5 लाख, कभी किसी सरकारी एहलकार की तो तनख्वाह सर इतनी नहीं बढ़ी। जी थैंक यू। मैं अपना अलवी साहब, मैं इसमें ज़रा थोड़ा मेरा जो ख्याल है मुख्तलिफ है जी। क्योंकि देखिए सर, प्रोसेस को अगर आप इंग्लैंड है फॉर एग्जांपल, यूके में एक एग्जांपल दे रहा हूँ जी, वहाँ इलेक्शन होती है पार्लियामेंट की, 1 रुपया भी उनका नहीं लगता मिसाल के तौर पे जी। ठीक, अमेरिका में कांग्रेस में मिलियंस लगा के आता है जी। ठीक, वी हैव टू चेंज, हमें चाहिए हम सिस्टम चेंज करें। कि मैं खुद इलेक्शन प्रोसेस निकल चुका हूँ, आप लाखों की बात करें, लाहौर जैसे शहर में करोड़ों रुपए लगते हैं, कहाँ से हम लाएं? तो मैं इस आई एम इन फेवर कि 2 लोगों की ना जो है सैलरीज बढ़नी चाहिए। एक जो जुडिशरी की, सेशन जज से, सिविल जज से लेके चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तक, और जो लेजिस्लेटर्स हैं इनकी। उसकी वजह यह है कि कोई शरीफ आदमी या गरीब आदमी आ जाए तो बेचारा करप्शन की तरफ भागेगा जी। 5 लाख आजकल कुछ भी, हम आम मिडिल क्लास मीडियम साइज जो कंपनीज हैं उनके जो होते हैं एग्जेक्टिव, वो आजकल 4-4, 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं। ये बजाय कि रिश्वत की तरफ जाएं, मेरा ख्याल है कि सैलरी बढ़ाना, मेरा नहीं ख्याल कोई इसमें हार्म है। लेकिन बरकी साहब, एक मजदूर की मैक्सिमम तनख्वाह जो है वो 37,000 है, तो अब वो कैसे गुजारा करेगा? वो भी, उससे भी तो यही रहना है, इसी महंगाई में रहना है। अच्छा, उसमें भी ऐसे है कि यू विल बी सरप्राइज कि मिनिमम जो है 37,000, मगर जहां मजदूर की ज़रूरत होती है, कंपनीज हैं लाहौर में भी, हर जगह होंगी, मैं तो लाहौर की बात कर रहा हूँ, वहाँ 50,000, 60,000 भी महीने के देते हैं जो वर्कर होता है फैक्ट्री में या किसी जगह ज़रूरत के मुताबिक। ये 37 तो मेरे गवर्नमेंट ने अपने लिए किया है। मगर देखें, आप हर रोज़ अखबार देखें, ख़ास तौर पे पंजाब में फलानी अथॉरिटी बन गई है, सांस लेने की अथॉरिटी बन गई है, खाना खाने की अथॉरिटी बन गई। अथॉरिटी किस लिए बन रही हैं? देयर आर मिनिस्ट्रीज और सेक्रेटरीज, सबॉर्डिनेट डिपार्टमेंट्स होते हैं, वह काम करें बहुत बड़ी, जैसे लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है या कोई इस तरह की चीज़ हो, 2-4 हो। अगर पिछले 3-4 महीने से ले लें, हर रोज़ लाहौर में एक अथॉरिटी पंजाब गवर्नमेंट बना रही होती है। नंबर 1 ये कट करें, वो अथॉरिटी बनती है, उसके साथ उसका जो चेयरमैन होता है या डीजी होता है, वो पहले जगह ढूंढता है, उसकी फर्निशिंग करता है, उसकी AC लगाता है, उसकी कारपेटिंग करता है, ये पैसा तो इधर चले जाता है। और उसके बाद आप देखें जो है अपना ये हाँ, जब भी आप दोस्त हमारे बात कर रहे थे, असिस्टेंट कमिश्नर या आपने बात की जी, AC सबसे कम तरीन जो उहदा होता है CSS के बाद, वो ग्रेड 17 का होता है। वो AC जो होता है उसको आप देते हैं ये लैंड क्रूजर, उसके पीछे एक स्कॉट होती है। वाई? अगर वो इतने बुज़दिल है कि काम नहीं कर सकता, पहले तो नहीं होती थी, तो वो ना नौकरी करे, किसी और को आप जॉब दे दें जी। एक डिप्टी कमिश्नर किसी डिस्ट्रिक्ट में अब चल जाए, उसके जो इन रियलिटी 30-40 लोग उसके DC के मुलाजम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली होते हैं। टेलीफोन ऑपरेटर्स, बाहर गार्ड बैठी है, स्कॉट जा रही है जी। बिल्कुल सही है, तो लूट मार है जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आई हैव बीन थ्रू, आई हैव बीन आल्सो। आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं अब्दुल्ला मलिक साहब, बात तो ठीक है औरंगजेब बरकी साहब की कि इदारे पे इदारा बनाया जाता है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाए जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी
एक एक महकमे के अंदर बहुत ज़्यादा महकमे बनाए गए हैं, बड़ी कंपनीज बनाई गई हैं, बड़ी मशहूर भी हुई हैं, और अभी भी मौजूदा दौर में भी इदारों के अंदर से इदारे निकाले जा रहे हैं। बात तो ठीक है, इनकी खर्चे कम करने के बजाय उल्टे बढ़ाए जा रहे हैं। तो आप ये क्या समझते हैं कि एक इदारा अगर मजबूत है, उसके आप ज़रूरियात पूरी करें और उसको स्ट्रेंथन करें और उससे काम लें, बजाय उसके अंदर से 10 इदारे और निकाल लें? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो जिस टॉपिक से आपने बात का शुरुआत की है कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियन और लेजिस्लेटर हैं, इनकी तनख्वाहें 1 लाख से 5 लाख बढ़ाई जा रही हैं, ये बड़े शर्म की बात है। शर्म की बात इसलिए है कि देखिए, हम एक मकरूज मुल्क हैं। अभी हाल ही में हम IMF से कर्जा लेकर हम अपनी इकॉनमी को चला रहे हैं। जिस मुल्क में 10 करोड़ से लोग खत गुर्बत से नीचे रह रहे हैं और 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर हो, हमारा जस्टिस में 145वां नंबर दुनिया में 156 मुल्कों में से, हमारे यहाँ जो बाकी सारे के सारे नंबर एंड पे आते हों, और उस मुल्क में 1 लाख से 5 लाख बढ़ाना कोई बड़ी बात, बहुत शर्म की बात है। देखिए, वो पार्लियामेंटेरियन जो करोड़ों रुपए, तो अरबों रुपए लगाकर टैक्स भी नहीं थे, अरबों रुपए इलेक्शन पर लगाकर पार्लियामेंट के हिस्सा बनते हैं। और आप जब सेशन हो रहा था, उनकी गाड़ियां देखा करें, 8-8, 9-9, 10-10 करोड़ की गाड़ियां। अभी आपने ब्यूरोक्रेसी की बात की, तो जो इंटरम पीरियड था निगरान हुकूमतों का, 14 अरब से जो हमारे एसी से रेवेन्यू की गाड़ियां आई थी। देखिए, वो मुल्क जो गुर्बत में पिस रहा हो, जहाँ पर लोग अपने बच्चों को मार रहे हो, जहाँ पर लेबर क्लास के लिए कुछ सहूलतें ना हों, और ऐसे मुल्क में जहाँ पर IMF भी कहता है कि आप खिफायतशुमारी करें, अपनी हुकूमत का साइज कट टू डाउन करें ताकि आप मुहासिल आप पे कर सकें, लेकिन वहाँ पर इस लेविश ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या है ना, तो वो कोई हमें जेब नहीं देता। ये बल्कि सब ठीक कह रहे हैं कि वो वहाँ होता है जहाँ पर खुशहाली हो, जहाँ पर खुद अपने रिसोर्सेज आप पैदा कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर करप्शन भी हो, जहाँ पर ऊपर वाला माल भी आ रहा हो, वहाँ पर पार्लियामेंटेरियन की तरफ। फिर आप बताएं, पार्लियामेंटेरियन करते क्या है? मतलब क्या किया, मतलब स्मोक आई है या क्लाइमेट चेंजेस आई है, क्या हुआ है? इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। नियाज़ी साहब, अवाम में गुर्बत दिन ब दिन बढ़ रही है और आपके अशराफिया, आपके अरकान असम्बली अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, क्या कहते हैं? जी, मेरा ये नुक्ता नज़र ये है कि देखें, ये जो सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, ये अवामी नुमाइंदे हैं। मैं समझता हूँ इनकी तनख्वाहें नहीं होनी चाहिए। इनको सिर्फ जो है ना, जिनकी कंटीन वहाँ पे है पार्लियामेंट में, उनको वहाँ पे 2 रुपए की रोटी मिल जाती है, इसको सिर्फ टिया डिया दें जी, ट्रैवलिंग अलाउंस दे दें। इन्होंने सर्विस डिलीवरी करनी है आवाम को, और आवाम जो है भारी भरकम उस पर टैक्स लगाते हैं, और महंगाई की सूरत में आवाम के खादम ही अपने आप को, हाँ, महंगाई की सूरत में वो टैक्स आवाम देती है, उनके पैसों ये सैलरी बढ़ा रहे हैं। ये नजरिया चेंज होना चाहिए, पॉलिसी चेंज होनी चाहिए कि ये सर्विस डिलीवर करेंगे और बिला कॉस्ट, यानी बगैर तनख्वाह के, हाँ, इनको टिया डिया दें, ये कानून साजी करें, ये दुरुस्त है। दूसरी ये बात यह है कि मेरी गुजारिश है ना, माजी में ना जुडिशरी के 3 गुना 3 टाइम्स जो है ना तनख्वाहें दूसरे जो अदारे हैं उनसे बढ़ाई गई हैं, और रिजल्ट भी आपके सामने है कि कितने 65 लाख के करीब केस जो है अभी पेंडिंग है। तीसरा यह है कि औरंगजेब बरकी साहब की मैं याददाश्त ताज़ा करना चाहता हूँ, AC साहब को स्कॉर नहीं मिलती, DC साहब को मिलती है। तीसरी ये बात है कि ये जो आप मजदूर की बात कर रहे हैं, 40 लाख रुपए, 50 लाख, उनकी जो उजरत की टाइमिंग है वो 12 घंटे है। गवर्नमेंट ने 37,000 8 घंटे की की है, 8 घंटे की। मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो पिसा हुआ तबका जो डिपार्टमेंट वो पुलिस है। एक कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक अगर आप वहाँ पता करें, उनकी तनख्वाहों से उनका बच्चों का पेट नहीं पलता। उनकी तनख्वाहें भी 3 टाइम आप बढ़ा दें, जिस तरह जुडिशरी की बढ़ाइए। क्राइम को वो कम्बैट करते हैं, प्रिवेंशन वो करते हैं, क्राइम डिटेक्ट वो करते हैं, अदालतों में ड्यूटी देते हैं, बिल्कुल। लेकिन उन बेचारों को ड्यूटी को औकात देख लें 24 घंटे हैं। फिर इसी तरह गार्ड्स की है और वो डिप्रेशन का शिकार है। फिर उसकी लैंग्वेज स्टाइल भी वो भी चेंज हो जाता है, क्रिमिनल्स को डील करते हैं, फिर कहते हैं कि पुलिस रिश्वत लेती है। आप उनकी 3 टाइम उनकी जो है ना इस वक्त तनख्वाह बढ़ाने का बहुत जरूरी है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आगे। नौशाद अली साहब, ये PTI दौर का एक स्कैंडल सामने आया है, 2 अरब और 12 करोड़ रुपए का, कि 310 गाड़ियां खरीदी गई बगैर किसी प्रोसेस को अडॉप्ट किए हुए, गैर कानूनी तौर पे। तो आप ये क्या समझते हैं कि इस तरह के स्कैंडल जो है, ये तो PTI कहती है हम तो बड़े क्लीन रहे हैं, साफ चली, शफाफ चली, लेकिन ये क्या मामला है? देखिए, आप PTI के स्कैंडल की बात करेंगे
आपको नून लीग के दौर में स्कैंडल नजर आएंगे, पीपल्स पार्टी के दौर में भी नजर आएंगे, स्कैंडल्स आते रहते हैं। जी, आते प्रॉब्लम हैं। सारे का सारा जो है ना वो इस बात पर अटका हुआ है कि हमारा जो निजाम हुकूमत है क्या वो आज के दौर के तकाजों को पूरा पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता। दुनिया भर में स्मार्ट गवर्नमेंट्स का कंसेप्ट आ चुका हुआ है। हमारे यहाँ भी कुछ लोग आपको नारे लगाते नजर आएंगे स्मार्ट गवर्नमेंट के, लेकिन स्मार्ट गवर्नमेंट करते नहीं है। बल्कि साहब दुरुस्त कहते हैं, लेकिन बर्गी साहब को मैं बताऊं कि 25-26 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह हो चुकी है सर। और जो 25-26 लाख है, जब रिटायरमेंट होती है तो चंद लाख निकाल के बाकी सारे उनको मिलते हैं। फिर उसके अलावा जो पर्क्स उनको रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं वो पाकिस्तान के लिए एक अजाब बना हुआ पेंशन का, जिसके लिए अब जो है वो कोशिशें की जा रही है कि पेंशन को कट किया जाए, क्योंकि पेंशन एक एटम बम है जो हमारे सर पर मुसल्लत है, दूसरे दीगर जो बमों की तरह टिक टिक कर रहा है। मसला क्या है? मसला ये है कि देखिए असल में एटीट्यूड की बात है। तो हमारे यहाँ किसी एक शख्स के पास 4 पैसे आ जाते हैं, वो 2 डाले आगे पीछे लगा के तो बदतमीजी शुरू कर देता है इस माशरे के अंदर, और हमारी सोसाइटी जो है उससे मरूब होती है, और हमारा जो हुक्मरान तबका है वो इस काबिल नहीं है कि वो उसको रोक सके। यही वो कल्चर है जो हर जगह राइज है, चाहे वो कारोबारी हो, चाहे वो सनतकार हो, चाहे वो सियासतदान हो, इवन के वहां पर भी जहां पर ये मामला नहीं होना चाहिए वहां पर भी यही सोच प्रिवेल करती है कि ये माइट इज राइट का कॉन्सेप्ट है। और हमारे यहाँ जो जो जिसे कहते हैं ना कि मुझे वेलफेयर स्टेट्स का कॉन्सेप्ट होना, या जो ये जो गाड़ियां देने के लिए किसी प्रोसेस से गुजरना, अगर वो अमल से गुजरते तो वो गाड़ियां नहीं दी जा सकती थी, और गाड़ियां ना देते तो ब्यूरोक्रेसी उस वक्त काम करने को तैयार ही नहीं थी, इनसे बात करने को तैयार नहीं थी। इन्होंने आते साथ कुछ ऐसे इकदाम किए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि ब्यूरोक्रेसी के दरमियान, उनकी हुकूमतों के दरमियान चल नहीं रहा मामला, चल नहीं रहा था। बुज़दार साहब की जो हुकूमत थी उसके हालात आपके सामने थे। अब ये जो तकार है, ये जो सियासी रिश्वत है, ये जो तरीकेकार होता है, ये सिर्फ यही है कि किसी तरीके से कुछ 4 लोग जो है उनको कुछ फायदा देकर अपने साथ किया जाए, ताकि हुकूमत का जो सिस्टम है, जो काम है, वो चल सके किसी तरीके से। तो ये जो निजाम है, ये निजाम हुकूमत हमें बदलना पड़ेगा। जब तक ये नहीं बदला जाएगा हम इन मामलात से निकल नहीं पाएंगे। कहीं ना कोई स्कैंडल निकलता ही रहेगा, चाहे अथॉरिटियां बनाने का हो, चाहे उसके जरिए नवाजने का हो, चाहे चेयरमैनशिप देना अथॉरिटियों देने का हो, चाहे तनख्वाह बढ़ा के तो अपना गुजारा करने का हो। भाई क्या जरूरत है इस बात की कि आप जो है वो इतना अंधाधुंध जो है वो सिस्टम बना के बैठे हुए हैं कि जी आपको इतने लोग चाहिए, इतने बंदे चाहिए, इतना सिस्टम, इतना निजाम चाहिए। ये अभी डीसी की बात हो रही है, 50-50 बंदे जो है उसके आगे पीछे आप लोगों ने दिए हुए हैं। इनके घर जाके देखें आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता उसके सामने से गुजरने का, कुछ आके वो घर के अंदर जाके देख सके कि ये क्या घर है। आप जाकर देखें, ये वो मुगलिया दौर और बादशाहत के जमाने थे, ये उस तरह के दौर की बातें हैं। खुदा आज के दौर को समझने की जरूरत है। ये आईटी रिलेटेड सिस्टम है। आज के दौर के अंदर आप कम पैसों के साथ बेहतरीन डिलीवर कर सकते हैं। आप करते इसलिए नहीं है कि आपके जो पुराने लोग हैं जिन्होंने कब्जे किए हुए यहाँ मामलात के ऊपर, वो आपको इजाजत नहीं देते इस बात की कि आप जो है वो नई टेक्नोलॉजी को लाकर सिस्टम को ठीक करें। आप सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ले आए, आपका पूरे का पूरा निजाम, ये जो प्राइसेस का कंट्रोल नहीं होता, एक चीज पैदा होती है वहां पे उसके ऊपर एक जो है ना बार चार्ट लगे, और उसके बिकने तक, इस्तेमाल होने तक वो जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन की, वो उसको हैंडल कर सकती है। कोई 1 रुपया इधर उधर नहीं कर सकता, लेकिन वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। यहाँ पर जो सिस्टम डेवलप्ड है वो इजाजत नहीं देता कि आप अपने आप को ठीक करें। जी बिल्कुल जी। अच्छा बरकी साहब, जैसे नौशाद साहब कह रहे हैं कि निज़ाम हुकूमत बदलना होगा, हमें स्मार्ट सिस्टम लाना होगा, हमें अपने अंदर ऐसी तब्दीलियां पैदा करनी होंगी जो कि अफेक्टिव जो है गवर्नेंस दे सके। तो ये अफेक्टिव गवर्नेंस जो है वो तो कोई भी नहीं दे सका। कोई हुकूमत भी आती है वो अपने अखराजात बढ़ाती है अपने मामलात को, तो ये इफेक्टिव जो गवर्नेंस है ये कौन देगा? सर जब तक आप ये एडहॉकिज्म नहीं ना ख़त्म करेंगे, हर चीज़ हमारी जो भी गवर्नमेंट आती है वो एडहॉक सिस्टम पे काम करती है, दूर की नहीं सोचती। ये बात इनकी ठीक है। एक इस पर जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, उस पर चार्टर ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए। सारे बैठ के बताएं कि किस तरह मुल्क चलना चाहिए। तो बिल्कुल एक आया उससे जो उसके विश हुई, विल हुई, वो कर देते हैं। और इसके लिए वी हैव टू ऑल द पार्टी को, इट इज़ नॉट अ पोलिटिकल इशू। पोलिटिकल इशू में तो डिवीजन हो सकती है, या रिलीजियस इशू में मौलाना फजल रहमान कुछ कहे तो दूसरे कुछ कहे, वो तो हो सकती है। मगर गवर्नेंस के जो है प्रिंसिपल गवर्नेंस,
वो जो शाह साहब जी कहते हैं वो बिल बैठ के एक चार्टर बना लें, कहो यार ये होगा आगे को, जो मर्जी गवर्नमेंट है, जो मर्जी पॉलिटिकल थिंकिंग उनकी हो, लीनिंग हो, बट वी विल वर्क अकॉर्डिंगली। और इसमें एक और मैं बात बता दूं, मुझे नहीं पता मगर 3 तहसीलें हैं जहां मैं जाता हूँ अपना ज़मीन के सिलसिले में। बिल्कुल वहाँ तीनों AC, तीनों वक्त कम है दूसरे मेहमानों से। ये एडाकिज्म के बारे में सर शार्टली 1 मिनट है। अब्दुल्ला मलिक साहब, एडाकिज्म कैसे जान छुड़ा सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो क्राइसिस वो गवर्नेंस का क्राइसिस है, और हमें अपने अफसरान की, अपने इंतजामिया की कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है। जो अब हमने सारी की सारी इंतजामिया को पोलिटिसाइज कर दिया। ज़रूरत इस बात की है कि हम गवर्नेंस का एक ऐसा मॉडल लाएं जो हमारे मसाइल को एड्रेस कर सके, और ये हमारे पार्लियामान लेजिस्लेटर कर सकते हैं, लेकिन करने को कोई तैयार नहीं है। जी बिल्कुल। न्याजी साहब, एडाकिज्म कैसे जान छुड़ा सकते हैं? इससे जान छुट सकती है अगर ये पॉलिसी बना लें कि 25 साल के बाद जो जिन लोगों की 25 साल सर्विस होगी वो रिटायरमेंट ले सकते हैं, बल्कि अगर उनको जबरी भी दे दें रिटायरमेंट तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं है। वो तो पहले भी है 25 साल जी, का। 25 साल नहीं, लेकिन नहीं, वो कहते हैं 60 साल पहले लेते नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जाते जाते यानी फिर डाकिज्म खुद खत्म हो जाए, फिर मुस्तकिल बुनियाद में लोग आएंगे और मेरे ख्याल टैलेंट भी आएगा, और बड़े और अगर एक्सटेंशन को भी बंद कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में बहुत आगे जा सकते हैं। जाते जाते नौशाद अली साहब, शरह सूद में 2% कमी, ये एक बड़ी खबर नजर आ रही है। आप क्या समझते हैं कि ये इससे कोई बेहतरी पैदा होगी? जी यकीनन, ये आप देख रहे थे स्टॉक मार्केट बहुत प्रोग्रेस कर रही थी। इसी वजह से थी कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शरह सूद में 2% कमी होगी, कर दी है। वैसे अभी स्टेट बैंक के पास 2-4% मजीद की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन सिर्फ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो अभी फौरी तौर पे इसको स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है। देखिए 9% जब तक नहीं होगी तब तक बिजनेस फिजिबल नहीं होगा। 9% के बाद बिजनेस होगा, 6% पे कंफर्टेबल होगा, तो ये फिर भी आपकी जब मईशत जो है प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी। यकीनन इससे फायदा होगा, और इससे कुछ थोड़ा बहुत जो है ना आपका पहिया जो है वो घूमने की पोजीशन में आएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये भी हाल ही में जब चीफ आर्मी स्टाफ कराची तशरीफ ले गए थे तो कराची ताजों का मुतालबा था कि शरह सूद जिसको कम किया जाए। जी बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ पे बात हो रही है शरह सूद में 2% कमी की, और इसको माहिरीन कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा इकदाम है। अगर ये 9% हो जाए, फिर 6% हो जाए तो हमारे लिए बहुत सूदमंद होगी। तो इसी के साथ मैं हमारे प्रोग्राम का वक्त अख्ताम को पहुँचता है। मैं अपने मेहमानान ग्रामी नौशाद अली साहब, औरंगजेब बरकी, अब्दुल्ला मलिक साहब और रफ़ीउल्लाह न्याज़ी साहब को मशकूर हूँ कि जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।